Hello everyone, I hope that you all doing well. This is me Sayyid Shujatullah. Welcome to इकरा IAS करंट अफेयर्स चैनल को सब्सक्राइब करिए और हिट द बेल आइकॉन सो दैट जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आज का हमारा टॉपिक है एक इम्पॉर्टेंट बुक का एब्स्ट्रैक्ट आया है दैट इज अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिस्ट है अशोका यूनिवर्सिटी से। तो उन्होंने एक बुक रिलीज की है, ऑलमोस्ट अराउंड 900 पेज की बुक है। वो बुक में जो भी लिखा हुआ है उसका एक एब्स्ट्रैक्ट इंडियन एक्सप्रेस में मेंशन किया गया है एंड इन द फॉर्म ऑफ व्हाट एन इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। सो कल्चरल हिस्ट्री होती है, ठीक है, और पॉलिटिकल हिस्ट्री भी होती है। देन यू ऑल्सो हैव व्हाट इकोनॉमिक हिस्ट्री है, नथिंग बट किस तरीके से इकोनॉमी परफॉर्म की थी आफ्टर एंड बिफोर द इंडिपेंडेंस। तो ये पर्टिकुलर बुक में प्रॉपर एनालिसिस है, प्रॉपर दो पीरियड का अच्छे से कंपैरिजन किया गया है, उसका ही एक प्रॉपर एब्स्ट्रैक्ट ओके सो अपने को इंडियन एक्सप्रेस में मिला है। एंड येस्टरडे यू नो दैट येस्टरडे वाज संडे और हिंदू न्यूज़पेपर में साइंस का सेक्शन आता है एवरी संडे के एडिशन में। तो वहाँ से एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस। तो हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, ये एक्चुअली है क्या और किस तरीके से हम इससे बचें। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑलरेडी फिक्स्ड डोज ओके कॉम्पोजिशन मीन्स अपनी जो टैबलेट्स होते हैं, टैबलेट्स में एक्चुअल इंग्रेडिएंट, लेट्स सपोज वो एनाल्जेसिक है, पेन कम करने वाला है, लेट अस सपोज वो एंटीपायरेटिक है। एंटीपायरेटिक का मतलब है कि बुखार कम करने वाला है। सो ये जो भी इंग्रेडिएंट्स केमिकल्स होते हैं जो कि एक्चुअली काम करते हैं वो होते हैं बहुत कम प्रोपोर्शन में। बेकार के जो अदर केमिकल्स उसमें ऐड किए जाता है एक्सपायरी बढ़ाने के लिए, ड्यूरेबिलिटी बढ़ाने के लिए, सॉलिड करने के लिए कॉन्जुगेट्स यूज करते हैं। तो जितना हम टैबलेट्स यूजुअली लेते हैं एक्चुअली जो अपने को इन्फेक्शन होता है वो इन्फेक्शन के लिए जो केमिकल चाहिए वो बहुत कम प्रोपोर्शन में चाहिए, बट एज ए टैबलेट वो बहुत बड़ी आती है, राइट। तो इस वजह से हमारे बॉडी में क्या होता है, केमिकल एक्यूमुलेशन होता है एंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम फिर वो बनेगा कैल्शियम ऑक्सलेट, फिर वो किडनी में कंकर आएगा, सो एंड सो फोर्थ, अपने को डिसीजेस आ सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से ऑलरेडी एक क्वेश्चन पूछा गया है फिक्स्ड डोज कॉम्पोजिशन के बारे में और एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस के बारे में भी ऑलरेडी यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है इन द मेंस एग्जामिनेशन एंड ऑल्सो इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। सो प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस। और ये इकोनॉमिक हिस्ट्री का जो भी पहला अपना जो टॉपिक है, इससे अपने को ये पता चलता कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नेहरू के पीरियड में कुछ ग्रोथ ही नहीं था, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बहुत ग्रोथ था। सो एक्चुअली इसके स्टैटिस्ट क्या है, ये फैक्चुअल बेसिस पे किस तरीके से हम देखते हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट ओनली। ओके, लेट अस गो अहेड, ठीक है। यहाँ पे थोड़े क्वेश्चन है। ओके, वर द नेहरूज ईयर ए वेस्टेड ईरा ऑफ इंडियन इकोनॉमी। जितने साल नेहरू जी काम करते एज ए पीएम वो इकोनॉमी के लिए बदतर थे क्या? डिड द ऑस्टेंसिबली सोवियत यूनियन इंस्पायर्ड प्लान डेवलपमेंट मॉडल ओके विच चैनल्ड रिसोर्सेज टुवर्ड्स मल्टीपल पर्पस ओके रिवर वैली, माइंस, फर्टिलाइजर प्लांट्स ओके कैपिटल गुड्स, नथिंग बट यहाँ पे आपको पता ही है कि जवाहरलाल नेहरू जब देश आजाद हुआ था तो उनके पास दो ऑप्शन थे। एक तो था कि यूएस में जो फॉलो किया जा रहा था इकोनॉमिक मॉडल, ओके, क्या वो उसको अप्लाई करे, क्या वो रशिया को अप्लाई करे। क्योंकि जब इंडिया आज़ाद हुआ था ये दो भी कंट्रीज डेवलप हो चुके थे। डेवलप का मतलब यहाँ पे है कि वो उनके कंट्रीज के एवरी सिटीजन को बेसिक नेसेसिटीज दे चुके थे। ओके, वहाँ पे रोड अच्छे थे, लास्ट माइल कनेक्टिविटी थी, सबके पास खाने के लिए खाना था, सबके पास जॉब थी, सबके पास इलेक्ट्रिसिटी 24/7 थी, वाटर सप्लाई भी उनके पास, ड्रिंकिंग वाटर सेफ थी। तो बेसिकली डेवलप्ड हम कब बनते हैं, जब हमारे पूरे सिटीजन्स को हम एक डिसेंट और मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जब दे देते हैं, देन दैट कंट्री इज कॉल्ड एज व्हाट, डेवलप्ड कंट्री। उसके बाद में हर कंट्री का ये एम होता है कि उसकी इनकम कैसे बढ़ाएं और मिडिल इनकम से अपर मिडिल इनकम में जाए, अपर मिडिल इनकम से हाई इनकम लेवल कंट्रीज में जाए। तो इनकम लेवल्स बढ़ाते हैं, नॉट की नेसेसिटीज पे ज्यादा ध्यान देते हैं, राइट। ओके, दैट इज फाइन। तो जब नेहरू जी जब पीएम बने थे तो उनके पास यहाँ पे था यूएस, यहाँ पे था रशिया। भाई यूएस एक कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक मॉडल फॉलो करता है, उससे भी सक्सेस हुआ है यूएस एंड वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज। रशिया और कम्युनिस्ट जो ये सोशलिस्टिक और कम्युनिस्ट मॉडल जो फॉलो करते हैं, यहाँ पे भी ये मॉडल से ये लोग भी डेवलप हुए हैं, ये लोग भी बड़े सुपर पावर्स हुए हैं।
तो कैपिटलिस्टिक मॉडल में आपको पता है कि यहाँ पे फ्रीडम ऑफ रिसोर्सेज टू ओन, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन, फ्रीडम ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज। यहाँ पे गवर्नमेंट किसी को ये नहीं कहता है कि आप ये मत करिए, आप वो मत करिए, आप ये प्रोड्यूस मत करिए, आप ये इतना प्रोड्यूस मत करिए, आप प्रोड्यूस करना है तो यहीं पे करिए, वे टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, हुम टू प्रोड्यूस और हु टू प्रोड्यूस, ये क्वेश्चंस के आंसर गवर्नमेंट नहीं देता है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में। Whereas सोशलिस्टिक इकोनॉमी में वे टू प्रोड्यूस, हुम टू प्रोड्यूस, ओके, फॉर हु शुड प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस, ये सब आंसर्स सोशलिस्टिक इकोनॉमीज में गवर्नमेंट देती है कि कितना उगाना है, कहां पे उगाना है, कौन सा सेक्टर पे प्रोडक्शन करना है, एक्सेट्रा, सो एंड सो फोर्थ। जब आजाद हुआ था तो बिकॉज ऑफ लार्ज स्केल इनइक्वालिटीज हम फॉलो करे थे सोवियत यूनियन का इकोनॉमिक मॉडल, दैट वी कॉल इट एज 5-year प्लान। और जब सोशलिस्टिक मॉडल में सबसे इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट के पास ही पूरे रिसोर्सेस होते हैं, तो वो मॉडल फॉलो करते करते हम पूरे डैम्स बनाए हैं, माइंस, फर्टिलाइजर्स प्लांट, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री, हेवी इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री, भेल, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड BEL ये बनाए थे, हिंदुस्तान डायनामिक्स लिमिटेड बनाए थे, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल इंजीनियर लिमिटेड बनाए थे। हम इस तरीके से बहुत सारे स्टील, इलेक्ट्रॉनिक, लोकोमोटिव फैक्ट्रीज बहुत सारे बनाए थे। ओके, क्या ये जो भी हुआ था, ओके, जो भी फॉलो करे थे नेहरू जी, क्या उससे अपनी इकोनॉमी में कुछ फर्क आया था क्या? तो क्वेश्चन ये आंसर करना है। ओके, सो क्या नेहरू जी के पीरियड में इकोनॉमी स्टैग्नेशन में थी? क्या जीडीपी कभी ग्रो नहीं हुई थी? क्या नेशनल इनकम कभी ग्रो नहीं हुआ था? क्या मसला था एक्चुअली? ओके, तो उसका आंसर है ऐसा कभी नहीं हुआ था कि इकोनॉमी स्टैग्नेंट हुई थी। नॉट रियली, बिकॉज द बुक जो लिखे हैं उनका नाम है बालाकृष्णन, उन्होंने कहा है एनुअल जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ नेहरूवियन पीरियड तो 1950 से 1964 तक नेहरू जी जब पूरा रूल करे थे, उनके पीरियड में हर साल सालाना ऑन एन एवरेज 4% की ग्रोथ हुई है। वैसे अगर ब्रिटिश का देखते हैं हम 1900 से लेकर 1947, इनके जब 50 साल देखते हैं तो इनका एवरेज ग्रोथ रेट 0.9% ही है। मींस हमारे 15 साल हम बहुत अच्छा करें दैन दी 50 साल ऑफ ब्रिटिशर डिड फॉर अस। पर कैपिटा अगर जीडीपी देते हैं पर पर्सन, ओके, हमारे 15 साल में, नेहरू जी के 15 साल में 1.9% ग्रो हुआ था, वही ब्रिटिश राज के पीरियड में 0.1% ग्रो हुआ था। ये चीजें और भी बहुत बेहतरीन हो सकती थी, नेहरू जी के पीरियड में बहुत अच्छे से फिगर्स आ सकते थे, क्योंकि पॉपुलेशन, ओके, 1900 से लेके 1947 तक पॉपुलेशन सिर्फ 0.8% हुआ था, और नेहरू जी के पीरियड में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 2% हुआ था। तो आपको पता है जितना ज्यादा पॉपुलेशन होगा उतना ज्यादा बर्डन होगा कि बेसिक नेसेसिटीज देने के लिए, और लो लेवल्स पे हम काम करते हैं, बेसिक इंडस्ट्रीज पे और काम करते हैं, एग्रीकल्चर पे और काम करते हैं, और ऊपर नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पे और भी आबादी बढ़ रही है, और भी पॉपुलेशन बढ़ रही है। इनको चाहिए फिर से क्लोथिंग, इनको चाहिए फिर से फुटवेयर, इनको चाहिए फिर से फूड। तो जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ती है तो गवर्नमेंट का फोकस हमेशा ये भी रहना चाहिए कि इनको जो भी बेसिक नेसेसिटीज है वो मिलते भी रहे, ठीक है। बट अगर पॉपुलेशन नहीं बढ़ती थी, वही पैसा एग्रीकल्चर जो भी रहो बेसिक इंडस्ट्री से हम निकाल के बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को प्रमोट कर सकते थे और कैपिटल गुड नेशन बना सकते थे। बट ऐसा हुआ नहीं, बिकॉज पॉपुलेशन हमारा अच्छी तरीके से बढ़ रहा था आफ्टर इंडिपेंडेंस। सो जो भी ये बुक में लिखा गया है, इसमें क्लियरली बताया गया है कि नेहरू जी के पीरियड में इकोनॉमी अच्छे से चली है। ओके, बट ये ऑथर है, उन्होंने नेहरू जी को दो तरह से क्रिटिसाइज किया है। उनके दो स्ट्रैटेजी, नेहरू जी के दो स्ट्रैटेजी रहो, दो इनिशिएटिव्स रहो, दो मेजर्स रहो, उनको क्रिटिसिज्म किया गया है बाय दिस ऑथर। तो पहली बात तो नेहरू जी के पीरियड में एग्रीकल्चर को इग्नोर किए थे। आपको पता ही है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चर वाज गिवन इंपॉर्टेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन वाज गिवन इक्वली इंपॉर्टेंट, एंड नेक्स्ट 5 ईयर प्लान तो भूल ही जाओ। सेकंड 5 ईयर प्लान में इंडस्ट्रियलाइजेशन, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज गिवन इंपॉर्टेंस, क्योंकि यहाँ पे तो महालनोबिस का मॉडल चला था। ओके, जो बिलीव करते थे कि रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन से जल्दी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी और हम जल्दी जल्दी डेवलप होंगे। तो ये क्रिटिसाइज हुआ था नेहरू जी के पीरियड में कि उन्होंने एग्रीकल्चर को इग्नोर किया था। ओके, जब ये सेक्टर पॉपुलेशन से फास्टर ग्रो हो रहा था, तो आप एग्रीकल्चर जब इतनी ऊंचाई पे चढ़ रहा था, आप उसको क्यों रोके? ओके, फाइन। और ऊपर से पर कैपिटा आउटपुट और जीडीपी भी जब गिर रहा था, जब जीडीपी गिर रहा था, एग्रीकल्चर बहुत अच्छा कर रहा था, आप एग्रीकल्चर को क्या करे, सपोर्ट नहीं करे, तो जीडीपी भी बिगड़ गया, एग्रीकल्चर भी गिर गया। ओके, और ज्यादा 4% से हो सकता था, बट नहीं हुआ, बिकॉज एक अनवाइज पॉलिसी नेहरू जी की यहां पे थी। ये ऑथर का मानना है, ठीक है, राइट, यस,
और दूसरा क्रिटिसिज्म आथर ने किया है कि आपको तो पता है 1991 से पहले हमारा पूरा जो भी कॉन्सेंट्रेशन था सोशलिस्टिक इकोनॉमी थे अपन। मतलब क्या है सोशलिस्टिक इकोनॉमी? गवर्नमेंट ही हर इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करेगी और उसका प्राइस तय करेगी और वो प्राइस पे बेचेगी। आफ्टर 1991 एलपीजी रिफॉर्म 24 जुलाई को आने के बाद में ओके लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, स्लोली हम बन रहे हैं कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। आज हमारे पास गवर्नमेंट के पास हार्डली 1 से 2, मेरे ख्याल से 2 ही सेक्टर है जो कि गवर्नमेंट इज अ सोल प्रोड्यूसर। रिजर्व इंडस्ट्रीज आर ओनली 2, वो भी डिफेंस रहो या रेलवे, यही है। बाकी के पूरा प्राइवेटाइजेशन किया गया है बाय दी गवर्नमेंट ओके, और प्राइवेट सेक्टर को अलाउ भी किया गया है। सो वी आर मूविंग टुवर्ड्स व्हाट? कैपिटलिज्म। ठीक है, हम कंप्लीट कैपिटलिज्म में नहीं है बट वहीं पे जा सकते हैं इन फ्यूचर। बट 1991 में हमारी इकोनॉमी का जिस तरीके से चल रहा है मैकेनिज्म, ये कैपिटलिस्टिक और की तरह चल रहा है। तो सेकंड क्रिटिसिज्म क्या था कि जो भी पब्लिक सेक्टर के एसेट्स किए गए थे ओके, जितने भी पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस एस्टेब्लिश किए गए थे, तो आथर ने इनको कहा है व्हाइट एलिफेंट्स, गोरे एलिफेंट्स, बड़े एलिफेंट्स ओके। ये जो गवर्नमेंट के एस्टेब्लिश जो इंस्टीट्यूशंस है, वो टाइम पे जो नाबार्ड था, वो टाइम पे जो HMT थी, वो टाइम पे जो क्या बोलते सो NIN था, वो टाइम पे जितने भी स्टील इंडस्ट्रीज रहो ओके, कोल माइन इंडस्ट्रीज रहो, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री रहो, जितने भी इंडस्ट्रीज है गवर्नमेंट के, वो नहीं चले हैं, वो ड्रेन हुए हैं, वो लॉस मेकिंग में हुए हैं। एंड दे एक्चुअली जनरेटेड व्हाट? सेविंग्स ओके, पैसे बच गए थे गवर्नमेंट के। एट द इनाग्रेशन ऑफ सेकंड प्लांट ऑफ हिंदुस्तान मशीन टूल्स ओके, एट द इनाग्रेशन ऑफ सेकेंड प्लांट ऑफ हिंदुस्तान मशीन टूल्स, मीन्स गवर्नमेंट की कंपनी जो मशीन टूल्स बनाएगी, मीन्स नट बनाएगी, बोल्ट बनाएगी, फिक्सर्स बनाएगी, असेंबलर्स बनाएगी, टेस्टर्स बनाएगी, एक्सेट्रा मशीन टूल्स। तो जब ये हिंदुस्तान मशीन टूल जब बना था, तो ये गवर्नमेंट के एस्टेब्लिश की गई ओके इंडस्ट्रीज से प्रॉफिट होने के बाद में जो पैसे बचे थे, वो सेविंग से हिंदुस्तान मशीन टूल्स का सेकंड प्लांट एस्टेब्लिश किया गया था ओके। तो नेहरू जी तो बहुत खुश है, चलो भाई इतना मैं एस्टेब्लिश करा हूं, तो बेसिकली इतना प्रॉफिट आया, प्रॉफिट के बाद सेविंग्स आया। बट एक्चुअली में हुआ क्या, वो थोड़ा ही टाइम तक वो अच्छे चले थे गवर्नमेंट के कंपनीज। उसके बाद में गवर्नमेंट के कंपनीज ओवर ए पीरियड ऑफ के टाइम क्या हो गए, वो व्हाइट एलिफेंट, छोटे हाथी हो गए, बड़े हाथी बट स्लो चलना शुरू हो गए ओके। एंड दे ड्रेन्ड आवर मनी ए लॉट। और एज रिगार्ड टू द प्राइवेट सेक्टर, ये भी कहा जाता है कि नेहरू पीरियड में सोशलिज्म लाने के वजह से प्राइवेट सेक्टर को उतना लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिला था, उनको उतना प्रोडक्शन करने का लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिला था। तो यहाँ पे ऑथर कहते हैं कि यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को सप्रेस नहीं किया गया था, बट प्राइवेट सेक्टर के पास, उनके खुद के पास ही एनिमल स्पिरिट्स, उनके पास स्पिरिट ही नहीं था कि वो कुछ एंटरप्रेन्योरशिप करें, क्योंकि वो कभी इन्वेस्ट ही करना नहीं चाहते थे कि लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड में कोई हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट बनाना नहीं चाहता था, कोई स्टील इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करना भी नहीं चाहता था। ठीक है, इजी इंडस्ट्रीज लोग ढूंढ रहे थे प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स, क्योंकि ये जो इजी इंडस्ट्रीज है, छोटे इलेक्ट्रॉनिक्स बना लें, छोटे बल्ब्स बना लें और लोगों को जल्दी बेच के फिर पैसा कमाएं। बट गवर्नमेंट नहीं चाहती थी, क्योंकि ये जो छोटे गुड्स है, कंज्यूमर जो गुड्स है, ये गुड्स लोगों के लिए बहुत जरूरी है, तो गवर्नमेंट खुद बना के देती थी। बट ये प्राइवेट सेक्टर क्या चाहते थे कि ये वो बनाए छोटे, बट उनको अगर रेलवे का टेंडर दो वो नहीं करेंगे, उनको अगर एयरपोर्ट का टेंडर दो वो नहीं करेंगे, अगर वो स्टील इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करो वो नहीं करेंगे। सो बेसिकली प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स के पास उतनी इच्छा भी नहीं थी, क्योंकि ये जो बड़े प्रोजेक्ट्स है, इनका रियलाइजेशन होना, ये चल के प्रॉफिट कमाना बहुत लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड होगा, 10 साल लग जाते हैं वो ऑपरेशन होके, वो प्लांट फिर वो उसमें प्रोडक्शन शुरू होने के लिए। तो इसका मतलब क्या है, तो प्राइवेट सेक्टर के पास भी वो स्पिरिट नहीं थी कि वो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करे, वो चाहते थे कि कंज्यूमर गुड इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करें। बट जवाहरलाल नेहरू नहीं चाहते थे, बिकॉज ये जो कोलगेट है, ब्रश है, साबुन है, ये पूरे हमारे जिंदगी से जुड़े हुए हैं, गरीब की जिंदगी से जुड़े हुए हैं। तो इसलिए ये कंज्यूमर गुड इंडस्ट्री हमारे गवर्नमेंट ने ही पूरी सोली चलाई थी जब। ठीक है, उसके बाद में अगर हम देखते हैं, एक्चुअली इकोनॉमी हमारी नेहरू जी के पीरियड में कभी नीचे नहीं गिरी थी, बट उनके बाद ही गिरी थी। उनके पीरियड के बाद एवरेज जीडीपी ग्रोथ फेल डाउन टू 3.4%। 4% एवरेज थी अभी तक, वो 3.4% होगी फ्रॉम 1965 टू 66 टू 1971 3.1, और भी कम होगी ओके। तो बेसिकली नेहरू जी के पीरियड में अच्छे से ग्रोथ हुआ था व्हेन कंपेयर टू ब्रिटिश राज पीरियड। इट इज, एंड ये भी कहा गया है कि ये ग्रोथ इसलिए कम हुआ था बिकॉज ड्रॉट्स आए थे,
65, 66 2 साल ड्रॉट आए थे, फिर 72 में भी ड्रॉट आया था, फिर 65, 71 में भी वार्स हुए थे, फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस भी हुई थी, रुपी का डीवैल्यूएशन हुआ था 36 रुपीस, ओके, जून 1966 में। डीवैल्यूएशन का मतलब है, ओके, डीवैल्यूएशन का मतलब है कि आप $1 दो, मैं आपको ज्यादा पैसे दूंगा। पहले मैं आपको, आप मुझे $1 दे रहे थे तो मैं आपको 50 रुपए देता था, अभी आप मुझे $1 दो, मैं आपको 40 रुपए दूंगा। आपको मैं क्या दूंगा? 40 रुपए दूंगा। मतलब क्या है, यहाँ पे जो एक्सपोर्ट जो करते थे, एक्सपोर्टर्स को फायदा होगा। एक्सपोर्टर्स को क्या होगा? फायदा होगा। क्यों फायदा होगा? क्योंकि 60 जो बाहर के लोग जो हमारे से इंपोर्ट करते थे, पहले उनको 50 रुपए में एक पेन मिलता था, अब उनको क्या मिलेगा? 80 रुपए में 2 पेन मिलेंगे, बिकॉज उनको $1 होगा अब 80 रुपए। ओके, पेन कितने का है? 50 रुपए, तो उनको 30 रुपए सेव हुए, नहीं हुए? हुए। तो बेसिकली एक्सपोर्ट डिवैल्यूएशन से एक्सपोर्ट प्रमोट होते हैं। डिवैल्यूएशन से क्या होते हैं? एक्सपोर्ट प्रमोट होते हैं। नथिंग बट 10 रुपए में एक जलेबी, उसके बाद में आपको एक जलेबी 10 रुपए की आप जब एक जलेबी दे रहे हैं, उसके बाद में आपके पास होगी, अगर डिवैल्यूएशन होता है तो आपको वो चीज मिलेगी 5 रुपए में, तो आपके पास 5 रुपए बच ही जाएंगे, 5 रुपए बच ही जाएंगे। इसका मतलब क्या है? तो जो आपसे जलेबी खरीद रहा है वो एक खरीदने के बदला 2 खरीदेगा, एक खरीदने के बदला 2 खरीदेगा, तो आप ज्यादा उसको दे रहे हैं, आप उसको ज्यादा दे रहे हैं। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? एक्सपोर्ट। ओके, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट। डिवैल्यूएशन से वो होता है। ओके, ठीक है। तो ये डी ग्रोथ होने का रीजन क्या है? डी ग्रोथ होने का रीजन है ड्रॉट्स, वॉट्स एंड फॉरेन क्राइसिस। फॉरेन क्राइसिस, ठीक है। ओके, और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी हुई थी ये पीरियड में। ऐसा नहीं कि ये पीरियड में ऐसा खराबी हुआ था। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स हुआ था, गरीब लोगों को लोन्स मिलना शुरू हुए थे, फार्मर्स को लोन्स मिलना शुरू हुए थे, नेशनलाइजेशन ऑफ कोल माइंस हुआ था, MRTP एक्ट भी आया था 1969, मोनोपोलीज रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। सो मोनोपोलीज अगर प्रेडेटरी प्राइसिंग करते हैं, गलत सलत से बेचना शुरू करते हैं, 1+1 के ऐसे मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज लाते हैं, तो गवर्नमेंट उनको रेस्ट्रिक्ट करती थी, क्योंकि पूरे कंट्री में फेयर कॉम्पिटिशन हो। अगर आप कैंडल बेच रहे तो मैं भी कैंडल बेचूंगा, आपके पास पैसे ज्यादा है बोल के आप 1+1 बेचेंगे और मेरी कंपनी से कुछ माल नहीं बिकेगा, क्योंकि आप 1+1 देने की वजह से पूरे लोग आपके पास से ही खरीद रहे, मेरे पास से कोई नहीं खरीद रहा, क्योंकि आपके पास पैसे, आप लॉसेस सह सकते। ये जो स्ट्रैटेजी आप अपनाए हैं इसको बोलते हैं प्रेडेटरी प्राइसिंग। इसके वजह से क्या होगा? आप एलिमिनेट करना चाहते हैं आपके कॉम्पिटिटर्स को। एलिमिनेट करना कॉम्पिटिटर्स को इज नॉट ए फेयर कॉम्पिटिशन इन दी इकोनॉमी। तो जो भी इस तरीके के स्टेप्स लेते थे, गवर्नमेंट उनको रोकती थी, नहीं भाई आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, आप फेयर कॉम्पिटिशन करिए और आपका प्रोडक्ट बेचिए। और वर्टिजिनियस इनकम टैक्स रेट्स, ओके, इनकम टैक्स भी बढ़ाया था जब, ठीक है। दैट इज ऑल अबाउट, थोड़ा बहुत आपको पिक्चर मिला होगा कि हमारी इकोनॉमी किस तरीके से परफॉर्म हुई थी। इतना ही आर्टिकल में लिखा गया था, तो आई हैव एक्सप्लेन यू दैट। अभी सबसे इंपॉर्टेंट है एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस। आज आप देखते हैं कि अगर आप डोलो 650 खाते हैं तो आपको पहले एक ज़माने में क्या था, आप 1 से 2 बार खा लेते हैं तो बस हो जाता था, आपको एक भी क्रोसिन हो, आप देखिए हेडेक, चलो वो तो आपको समझ में नहीं आएगा, हेडेक आपको हो रहा, ठीक है, हो रहा होगा, तो आप हेडेक में जनरली पहले आप एक टैबलेट खाते थे, हेडेक कम हो जाता था। आजकल मेरी एक फ्रेंड बोल रही थी कि यार ये तो हेडेक 5 दिन से कम नहीं हो रहा, मैंने तो 5 दिन से सैराडोन ले रखा है। मैं तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट कि उनको जो टैबलेट और जो ले रहे हैं, तो वो जो इन्फेक्शन है वो टैबलेट को रेसिस्ट कर सकता है। मीन्स वो जो इन्फेक्शन है, वो जो बैक्टीरिया है, जो भी उनका पैथोजन है, वो ये जो टैबलेट्स ये ले रही थी सैराडोन, उसको एवॉल्व हो चुका है, वो बदल चुका है, वो बहरूपिया बन चुका है, तो सैराडोन उसके ऊपर इफेक्ट नहीं कर रहा, सैराडोन उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा, सैराडोन उसको पकड़ के अपने अंदर नहीं खा ले रहा। सो दैट इज द रीजन। क्या हो रहा है आजकल हम देखते हैं कि अगर आपको बुखार भी रहो, अगर आपको जुकाम भी रहो, अगर आपको सर्दी भी रहो, अगर आपको हेडेक भी रहो, ये 4-4, 3-3 दिन तक खींच रहे हैं। ये इसका मतलब क्या है? आप जो खा रहे हैं उसके अगेंस्ट ये जो बैक्टीरिया, ये जो पैथोजेंस हैं, ये रेसिस्ट कर रहे हैं आपका पावर, ओके, आपकी जो टैबलेट का पावर को रेसिस्ट करके वो मस्त जी रहे हैं। सो दैट इज ओनली कॉल्ड एज एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस। हम रेकलेस यूज करने की वजह से एंटीबायोटिक्स इतने यूज करें, हम खाते गए, बट ये नहीं सोचे कि हम इतने डोसेज में नहीं खाना चाहिए, क्योंकि एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस होगा। तो हम सोचे नहीं तो वो हो गया। इंक्लूडिंग पेंसिलिन,
has given rise to bacteria, virus, fungi, parasite that have become resistant to what commonly used antimicrobials. Antimicrobials are nothing but the drugs that acts against the microbes like बैक्टीरिया, वायरस, फंगी के अगेंस्ट जो एक्ट करते हैं उनको हम बोलेंगे माइक्रोबियल्स. ओके, सबसे कंसर्निंग बात क्या है, ये जो माइक्रोब्स है दे आर एवॉल्विंग सो फास्टर, जो इतने बहरूपिया ये अपने अपने भेस बदलते जा रहे हैं कि इनके लिए ड्रग इन्वेंट करना ही मुश्किल हो जा रहा है. ओके, अवर स्टैश ऑफ जो भी हमारे पास एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स है वो ड्राइंग अप हो रहे हैं, वो खत्म हो जा रहे हैं. ओके, और मोर एंड मोर ड्रग रेसिस्टेंट पैथोजेंस को एक नाम दिया गया है, सुपर बग्स डेवलप हो रहे हैं अपनी बॉडी में और दे आर इवॉल्विंग एंड टेकिंग ओवर द वर्ल्ड. मींस अपने पास जो ड्रग्स है वो उनके ऊपर काम नहीं कर रहे हैं तो वो बन गए अब सुपर बग्स. ठीक है, और हम चलो भाई उनके हिसाब से कुछ नए ड्रग्स बनाए तो वो इनोवेशन हो नहीं रहा है. राइट, सो अभी देखिए इंडिया में क्या है, इन 2019 एलोन ड्रग रेसिस्टेंट सुपर बग्स. ओके, क्योंकि एक इंसान को इन्फेक्शन हुआ, उनको ड्रग्स दे रहे हैं जो हमारे पास रिसर्च से बनाया गया है कि डेंगू के लिए ये ड्रग देना जरूरी है, डेंगू के लिए ये ड्रग देना जरूरी है. ये जो बनाया गया है, लोग इतना रेसिस्टेंट हो गए हैं कि ऑलमोस्ट डेंगू जिसको हुआ अगर उसको वो ड्रग दिए वो क्यूर ही नहीं हो रहा है और वो डेंगू से मर जा रहा है. सो आप समझ सकते हैं कि जो ड्रग किसी और में काम कर रहा है किसी और में काम नहीं कर रहा है. ओके, ड्रग रेसिस्टेंट सुपर बग्स किल्ड अराउंड 1.27 मिलियन, ऑलमोस्ट लाइक 12 लाख लोगों को मार दिया है. ड्रग्स रेसिस्टेंट मीन्स आप गोली खा रहे हैं बट आपका जुकाम है, आपका जो भी दर्द है, आपका जो डिसीज है वो कम नहीं हो रहा है और आप मर गए हैं. ओके, ग्लोबली इट इज लाइक 1.7 मिलियन, 12 लाख लोग जो ड्रग की रेसिस्टेंस से मरे हैं वो हायर देन HIV, एड्स, मलेरिया है. व्हेनेवर आई एम यूजिंग आप इट डज नॉट मीन दैट आई एम टेलिंग टू यू, ये जनरलाइज में कहते हैं. ओके, एंड अकॉर्डिंग टू दी यूनाइटेड नेशन एस्टिमेट्स, अगर इस तरीके से चलता रहा तो ऑलमोस्ट लाइक 10 मिलियन पीपल विल डाई. ओके, बिकॉज द ड्रग्स आर इनइफेक्टिव ऑन देयर बॉडी एंड अनेबल टू क्यूर द डिसीज. 2050 में 10 मिलियन भी मीन्स आप समझ सकते हैं 1 करोड़ लोग दुनिया में मर सकते हैं अगर ये ड्रग्स रेसिस्टेंट हो गए. तो इंडिया इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स, क्योंकि आपको मालूम है इंडिया में सैनिटेशन, इंडिया में हाइजीन, इंडिया में स्लम, इंडिया में ओपन ड्रेनेज सिस्टम, इंडिया में वाटर लॉगिंग कंडीशंस, ये पूरे चीजें वैसे ही रहते हैं. तो जितना ज्यादा एनवायरमेंट खराब होगा उतना ज्यादा लोग भी इफेक्ट होंगे और जितने ज्यादा लोग इफेक्ट होते जाएंगे उतने ज्यादा वो हॉस्पिटल जाएंगे और हॉस्पिटल जाके फिर गोली खाएंगे, फिर टैबलेट खाएंगे. तो हमारे पास इंडिया में एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स का बहुत यूजेस है. Okay, antimicrobial resistance is growing very faster in our countries. Okay, even antibiotics like cephalosporins, okay, cephalosporins ये भी आजकल काम नहीं कर रहा है. ये बहुत इंपॉर्टेंट एंटीमाइक्रोबियल ड्रग है बट काम नहीं कर रहा है. India has around 1.6 million multi-drug resistant infection cases in 2040, which is significantly higher than any country. अगर इंडिया ने कुछ ना कुछ अभी नहीं किया तो क्या होगा, हमारे पास इतने सारे इन्फेक्शस डिसीज आ जाएंगे जो वो मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट हो जाएंगे और लोग मरने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होंगे. द वार्निंग्स बहुत ज़्यादा है इंडिया के लिए, बट इंडिया के जो करंट अप्रोचेस है टू एड्रेस दिस वार्निंग, ओके, दे आर वेरी इनएडिक्वेट है. ये सुपर बग्स को मारने के लिए इंडिया के पास जो भी स्टेप्स ले रहे हैं वो उतने खास स्टेप्स नहीं हैं. वे फॉरवर्ड में क्या है, वे फॉरवर्ड में देखिए इंडिया नीड्स मोर इफेक्टिव एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स. इसके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके नए ड्रग्स बनाना बहुत ज़रूरी है. इम्प्रूव्ड एक्सेस टू लाइफ सेविंग एंटी माइक्रोबियल अक्रॉस द ग्लोब. जिसके पास लाइफ सेविंग जो कैंसर के ट्रीटमेंट्स होते हैं, ओके, जो लिवर के ट्रीटमेंट्स होते हैं, जो HIV के जो टैबलेट्स होते हैं, तो जो लाइफ को सेव करने के जो टैबलेट्स होते हैं उनकी सप्लाई इंडिया इंश्योर करना चाहिए फ्रॉम अदर कंट्रीज. बेटर डायग्नोस्टिक जल्द से जल्द कर दो. ठीक है, जनरली आप देखते हैं कि आपको जुकाम होता है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो जनरलाइज 3-4 टैबलेट्स आपको लिखते हैं, आप वो खा लेते हैं. बट ये गलत तरीका है अकॉर्डिंग टू WHO और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ये कहते हैं कि अगर आपको कुछ हुआ तो पहले आपका ब्लड टेस्ट कराओ, करा के एक्चुअली आपको हुआ क्या मालूम करो. मालूम करने के बाद में जो इन्फेक्शन हुआ उसी का ही ड्रग दो. मगर हमारे इंडिया में ऐसा नहीं चलता है. आप बैठेंगे, क्या हुआ डॉक्टर साहब, अरे डॉक्टर साहब सर में दर्द है, बॉडी पेन्स है, ओके, और कान में दर्द है, ओके, एंड सुस्ती है, तो आप ऐसा बोलेंगे तो वो जनरलाइज ड्रग लिख के दे देंगे आपको. बट यहाँ पे लोग की डायग्नोस्टिक नहीं हो रही है. यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि अगर डायग्नोस्टिक करते थे तो जहाँ पे जो इन्फेक्शन है उसको ही ट्रीट किया जाता था. डायग्नोस्टिक नहीं करने के वजह से क्या हो रहा है, आपको जनरलाइज्ड ओके प्रिस्क्रिप्शन मिल रहा है, उससे आप अनवांटेड ड्रग्स भी ले रहे हैं. सो एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस हो रहा है. रोबोस्ट सर्विलेंस करना बहुत जरूरी है कि ड्रग रेसिस्टेंट इन्फेक्शंस और ना बढ़े.
ओके हमारे जो ड्रग्स है वो अच्छे से काम करें और लोग इससे रेसिस्टेंट ना हो, तो उसका मॉनिटरिंग भी देखना है। Government should work with Indian Council of Medical Research, Council for Scientific and Industrial Research, along with Department of Biotechnology, Department of DSC, ये पूरे मिलके इंटरनेशनल पार्टनर्स करना चाहिए, ग्लोबल एंटीबायोटिक रिसर्च डेवलपमेंट पार्टनरशिप, इनसे मिलके ओके दे शुड वेलकम ट्रस्ट एंड अदर्स टू परस्यू एंटी माइक्रोबियल रिसर्च, डेवलप वर्ल्ड क्लास क्लिनिकल ट्रायल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एक्सेलरेट ड्रग डेवलपमेंट। एक्सेलरेट ड्रग डेवलपमेंट, लोग डायग्नोस्टिक के लिए भी इसलिए भी नहीं जाते हैं कि चलो भाई आप ब्लड टेस्ट देना, फिर कल जाके रिपोर्ट लेना, परसों जाके फिर डॉक्टर को बताना, तो ये बहुत बड़ा हिस्सा हो रहा है डायग्नोस्टिक करें, यूरिन टेस्ट हो या ब्लड टेस्ट हो, कुछ भी हो, तो बहुत बड़ा प्रिस्क्रिप्शन 3-4 दिन उसमें लग जाएंगे। सो लोग डायग्नोस्टिक इसलिए भी नहीं करा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर जब ट्रूनैट, जब कोविड के लिए ट्रूनैट जैसी एक छोटी किट 5 मिनट में, प्रेगनेंसी के लिए छोटी किट आपको 2 मिनट में जब बता सकती है आपका टेस्ट, इस तरीके से डायग्नोस्टिक के लिए भी स्मॉल छोटे छोटे टेस्ट करना बहुत जरूरी है। उससे क्या होगा, तो प्रॉपरली आपको क्या इन्फेक्शन है मालूम होगा। तो दैट इज वन थिंग। सो डायग्नोस्टिक रिलेटेड आपको ये काम करना है और बड़े बड़े ग्लोबल फर्म से पार्टनर करके ड्रग नए बनाने में रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, थैंक्स लॉट फॉर टू मी, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।